Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is derivation of radius and energy of revolving electron in nth orbit. अब बच्चों यहाँ पे nth का क्या मीनिंग है? n1 मीन फर्स्ट ऑर्बिट, 2, 3, 4। इस तरह बच्चों हम एक जनरल इक्वेशन डिराइव कर लेंगे जिससे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस और एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के टॉपिक में एक्चुअली हम लोग रेडियस को कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे। उसके लिए हम एक जनरल एटम कंसीडर कर लेते हैं, हाइड्रोजन एटम। उसके सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं अपने ऑर्बिट में। अब इस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो है r और इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो है Ze पॉजिटिव। अब Z इसमें प्रोटॉन नंबर है और E जो है वो चार्ज ऑन प्रोटॉन है। So total charge on nucleus will be equal to Ze positive और ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और इसका मास है m। तो बच्चों अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। बच्चों न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, अपोजिट चार्ज। इट मीन कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो बच्चों चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखने के लिए हमारे पास एक लॉ होता है, उस लॉ को हम कहते हैं कूलम्स लॉ। और बच्चों कूलम फोर्स इक्वल होती है के कांस्टेंट के Q1 चार्ज ऑन वन बॉडी मल्टीप्लाई बाय Q2 चार्ज ऑन अनदर बॉडी डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे r की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन u बन जाएगी 1 Q1 चार्ज ऑन वन बॉडी मतलब चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze पॉजिटिव, Q2 चार्ज ऑन अनदर बॉडी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E नेगेटिव डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है ये होता है परमिटिविटी इन स्पेस और इसकी वैल्यू होती है 8.84 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। अब बच्चों यहाँ पे कोई दूसरी फोर्स भी एक्ट कर रही है। अगर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करती तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अट्रैक्ट हो जाना था किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। तो बच्चों वो जो सेकंड फोर्स है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। अब बच्चों ये दोनों फोर्सेस जो है ना वो इक्वल हैं बट इन ऑपोजिट। तो बच्चों जब इन दोनों फोर्सेस को मैंने इक्वल लिखा तो ये हमारे पास इक्वेशन यू बन गई mv²/r इक्वल टू Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से r को इस r स्क्वायर के साथ कैंसिल कर दूँ तो हमारे पास ये इक्वेशन यू बन जाएगी mv² इक्वल टू Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और बच्चों इसी इक्वेशन में अगर मैं r को उधर ले जाऊँ और mv² को इधर ले आऊँ तो ये इक्वेशन रीअरेंज होके हमारे पास इसकी फॉर्म ये बन जाएगी Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। अब बच्चों इसमें Ze²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m ये सारे बच्चों चीज़ें जो है ना ये कांस्टेंट हैं। तो फिर r जो है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया किसके? v² के। तो बच्चों ये रिलेशन हमें ये बता रहा है अगर आप रेडियस बढ़ाते जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो बच्चों इससे हमें ये पता चलता है कि न्यूक्लियस के करीब वाले जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो बच्चों अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है तो आपको ये चीज़ें चाहिए होंगी Ze² ये भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट, पाई भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है। तो आपको चाहिए होगी बच्चों सिर्फ वेलोसिटी। लेकिन अगर आप ऑर्बिट नंबर 2 में जाओगे तो क्या वेलोसिटी वही होगी? नहीं, वेलोसिटी डिफरेंट होगी। इट मीन्स कि हमें हर दफ़ा क्या करना पड़ेगा? फिर वेलोसिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो बच्चों इस इक्वेशन से हम उस ऑर्बिट का रेडियस तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन हर दफ़ा हर ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसकी वेलोसिटी चाहिए होगी। तो बच्चों को हमने अगर v² की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें बोहर का फिफ्थ पोस्टुलेट यूज़ करना पड़ेगा और फिफ्थ पोस्टुलेट क्या था? mvr इक्वल टू nh/2 पाई। तो बच्चों अगर मैं वेलोसिटी को इधर रहने दूँ और mr को उठा के उधर ले जाऊँ तो ये इक्वेशन यूँ बन जाएगी nh/2 पाई mr। तो बच्चों अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें तो यही इक्वेशन इसकी फॉर्म ये बन जाएगी। अब चूंकि बच्चों इस इक्वेशन में v² जो था ना वो नीचे था तो इसलिए हम इसको इन्वर्ट कर लेंगे तो ये इक्वेशन यू बन जाएगी 1/v²। तो ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी 4 पाई m² r² n² h²। और इसी 1/v² की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा उसी इक्वेशन में।
तो बच्चों वो इक्वेशन यूं बन जाएगी जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो बच्चों इस इक्वेशन में कुछ चीज़ें कैंसल आउट होंगी, जैसे ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा और ये वाला जो पाई है ना ये इस पाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बच्चों ये वाला जो m इस m स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये r इस r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। तो बाकी यहाँ पे बच गया 1 इक्वल टू जी स्क्वायर पाई m r डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर n स्क्वायर। तो बच्चों अगर आप इसको इस साइड पे ले आर को तो ये सारी चीज़ इन्वर्ट हो जाएगी, तो हमारे पास इक्वेशन यूं बन जाएगी। तो बच्चों अगर आप इस इक्वेशन में देखें एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, जी ई स्क्वायर ये भी कांस्टेंट है, ओके, उसमें पाई भी कांस्टेंट है और एम जो है ना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी कांस्टेंट है। तो बच्चों अगर इन सारे कांस्टेंट की अगर आप वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आंसर आता है 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। तो बच्चों आपको इस चीज़ का तो पता ही होगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर इक्वल होता है एंगस्ट्रम के, तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। तो बच्चों इसी इक्वेशन से आप किसी भी ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपने फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे लिखेंगे R1 इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर, तो बच्चों वो आंसर आएगा 0.529 एंगस्ट्रम। तो बच्चों अगर आपने सेकंड ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन के एटम को तो आप यूँ करेंगे यहाँ पे R2 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रम मल्टीप्लाई बाय अब एन की जगह आप क्या करेंगे 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 4। अब इसका ये मीनिंग है कि हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है ना उससे जो सेकंड ऑर्बिट है उससे 2 टाइम ज़्यादा नहीं होगा बल्कि उससे 4 टाइम ज़्यादा होगा उसका रेडियस, तो वो आंसर आएगा 2.14 एंगस्ट्रम। और ऐसे फिर थर्ड ऑर्बिट कितना बड़ा होगा उससे 9 टाइम बड़ा होगा। तो इस तरह आप इसी इक्वेशन से थर्ड ऑर्बिट फोर्थ ऑर्बिट फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। बस जस्ट आपने यूँ करना है कि यहाँ पे अगर थर्ड का फाइंड करना तो आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, अगर फोर्थ का करना तो यहाँ पे 4 पुट कर देंगे, ओके, तो आपके पास उन ऑर्बिट्स का रेडियस आ जाएगा। तो बच्चों फिर इससे हमें ये पता चलता है कि रेडियस जो है ना ऑर्बिट्स के वो इंक्रीज हो जाता है विद द इंक्रीज इन ऑर्बिट्स नंबर। द ऑर्बिट्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। तो बच्चों अगर आप फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का डिफरेंस देखें ना तो वो थोड़ा है, मीन R2 माइनस R1 इज लेस देन R3 माइनस R2। इट मीन्स कि अगर आप न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे तो ऑर्बिट्स का जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता जाएगा।